नमस्कार दोस्तों। रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, एसपीटी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान की पुस्तक, जिसमें कि विगत 31 वर्षों के हल प्रश्न पत्र शामिल किया गया है और ये पुस्तक जो है वो वर्ष 1992 से लेकर के वर्ष 2023 ईस्वी तक पूर्ण रूप से अपडेटेड है। इसके बारे में और बात करें दोस्तों, तो इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 1380 सेट्स हैं, जिसमें कि आरआरसी ग्रुप डी 2022 में जो प्रश्न हुए हैं या जो परीक्षा हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ में जो मुख्य आकर्षण का विषय है वह है दोस्तों हमारा सौरमंडल, नाभिकीय भौतिकी, उसके अलावा पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, मानव शरीर विज्ञान के प्रभाव, विज्ञान प्रौद्योगिकी, प्रमुख वैज्ञानिक मात्रकों की पद्धति और इसके साथ में चिकित्सा उपकरण, ये सारे के सारे पॉइंट को इसमें कवर किया गया है। और इसके साथ ही भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान को भी इसमें समाहित किया गया है। एक बार दोस्तों इस पुस्तक के विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची के अनुसार सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों इसके क्वेश्चन बैंक को, अर्थात जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं 1992 से 2023 के बीच में, उन सभी एग्जाम्स के प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं पहले सेक्शन के अनुसार। इसके बाद में दोस्तों हम लोग दूसरे सेक्शन में देखेंगे नाभिकीय भौतिकी, अर्थात जब भी हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक को फाइनल करेंगे उसके बाद में हम लोग नाभिकीय भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम लोग आज के सेशन में जानेंगे दोस्तों क्वेश्चन बैंक के बारे में और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन बैंक को। पहला प्रश्न रहने वाला है दोस्तों आरआरबी भोपाल 1992 में जो प्रश्न हुआ था या जो परीक्षा हुआ था उससे संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। दोस्तों एनेलिडा ग्रुप की बात करें तो एनेलिडा ग्रुप में जोंक और केंचुआ ये सारे के सारे जंतु आते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। दोस्तों आर्थ्रोपोडा की बात करें तो उसमें तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी इत्यादि सारे के सारे जंतु आते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। मोलास्का की बात करें दोस्तों तो इसमें घोंघा और सीपी आते हैं। जबकि अगला प्रश्न है एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। दोस्तों एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। दोस्तों मनुष्य का जो पाचन क्रिया है उसकी शुरुआत ही मुख से हो जाती है। अगला प्रश्न है सिराओं के द्वारा या सिराएं द्वारा कौन सा रक्त स्रावित होता है। सिरा के द्वारा दोस्तों अशुद्ध रक्त स्रावित होता है। जबकि अगला प्रश्न है धमनी के द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। धमनी के द्वारा बात करें दोस्तों तो उसमें शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार बी अर्थात विटामिन बी और विटामिन सी रहा था। अगला प्रश्न है सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम के कार्य की बात करें दोस्तों तो सोडियम का कार्य ही होता है कि यह रक्तदाब को नियंत्रित करेगा या रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायता करेगा और इसके साथ साथ ही वह जल को संतुलन को बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वो हम लोगों का आरआरबी चेन्नई 1992 से संबंधित। पहला प्रश्न है कि पोटेशियम का कार्य क्या होता है। यदि पोटेशियम के कार्य की बात करें तो पोटेशियम का कार्य होता है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। अगला प्रश्न है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। दोस्तों ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर वह मांसपेशी में अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद वो लैक्टिक अम्ल बनाता है या ऐसे कहेंगे कि वो लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन करेगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। दोस्तों ग्लूकोज जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऐसे कहें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वो बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करेगा तो वह इथाइल अल्कोहल का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। दोस्तों जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है या ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है एनेलिडा में उत्सर्जन किसके लिए उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा बात करें तो वो होता है दोस्तों नेफ्रीडिया। अगला प्रश्न है मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र के पीएच मान की बात करें दोस्तों तो वो होता है 6। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी ये दोनों प्रकार के किस प्रकार की ग्रंथि में होते हैं। कहने का मतलब है कि वो कौन ऐसी ग्रंथि है जो
जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ये दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है दोस्तों, वो ग्रंथि होती है अग्न्याशय। अग्न्याशय को दोस्तों इंग्लिश में या अंग्रेजी में हम लोग इसे पेनक्रियाज भी कहते हैं। और ये अग्न्याशय ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ये दोनों तरीके के ग्रंथि है। इसको दोस्तों हम लोग अग्न्याशय को पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाला बल क्या कहलाता है? दोस्तों स्प्रिंग जब तनी हुई होती है और अपनी सामान्य लंबाई पर जब वापस लौटने के लिए जिस बल को लगाया जाता है उस बल को कहा जाता है दोस्तों प्रत्यानयन बल। अगला प्रश्न है कि पौधों के लिए बात करें दोस्तों तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? पौधों के लिए सबसे अच्छे उर्वरक की बात करें तो वो होता है दोस्तों कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम की बात करें दोस्तों तो पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन होती है? दोस्तों जिस गैस के सहारे गुब्बारे हवा में उड़ते हैं वह गैस है दोस्तों हीलियम। अर्थात जब गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है तभी गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, डीडीटी का उपयोग किस प्रकार में किया जाता है या डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों डीडीटी का उपयोग जो है वो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अर्थात डीडीटी से ही कीट को मारा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल का जब अधिक मात्रा में सेवन किया जाएगा तो उससे यकृत अर्थात लीवर प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? दोस्तों सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला जो पदार्थ है वह होता है हाइड्रोजन अर्थात H2। अगला प्रश्न है, आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? वह वस्त्र है दोस्तों सूती वस्त्र। अर्थात सूती वस्त्र में सबसे कम आग लगने की संभावना या सबसे कम आग फैलने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण अर्थात आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है दोस्तों हरी सब्जी। अगला प्रश्न है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन की बात करें दोस्तों तो जब गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ में मिलाया जाता है तो गैसोहॉल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, तात्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? दोस्तों तात्कालिक ऊर्जा अर्थात रिसेंट एनर्जी यदि चाहिए तो उसके लिए ग्लूकोज का सेवन किया जाता है। अर्थात जो धावक दौड़ लगाते हैं उनको तात्कालिक ऊर्जा प्रदान कराने के लिए ही उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आरआरबी अजमेर में पूछा गया 1992 के शिफ्ट में। प्रश्न है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों मानव जाति के लिए ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है कि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण का काम करती है। कहने का मतलब है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरण अर्थात यूवी रेज जो आती है उसको रोकने का काम ही करती है दोस्तों ओजोन परत। और इसी ओजोन परत के बदौलत जो पराबैंगनी किरणें हैं वे धरती तक नहीं पहुंच पाती है और मनुष्य उससे प्रभावित नहीं हो पाता है। तो ये जो काम है दोस्तों वे है किसका? ओजोन परत का। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आंत ज्वर अर्थात टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि कौन है? वह दोस्तों क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों टाइफाइड में। अगला प्रश्न है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? गैस की लौ की जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं अर्थात नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरोट का होता है? सोने का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो 24 कैरोट का होता है। अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार की बात करें तो वो Hg अर्थात पारा का अयस्क है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों शरीर का ताप का नियंत्रण जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है जो कि एक मस्तिष्क का भाग होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा की बात करें दोस्तों तो उसमें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड की बात करें दोस्तों तो उसमें कुल मिलाकर के 33 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी के पूरे नाम की बात करें हुए है दोस्तों बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। ये बीसीजी का पूर्ण रूप है बैसिलस
कैलमेटेग्यूरिन। अगला प्रश्न है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट की बात करें दोस्तों तो यह एक ऐसा रोग है जो कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है दमा अर्थात अस्थमा नामक रोग किससे होता है? अस्थमा या दमा की बात करें तो कवक के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया की बात करें दोस्तों तो वो होता है कृमि से अर्थात वर्म से। अगला प्रश्न है जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जब किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी बढ़ जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है जो कि आरआरबी कोलकाता 1992 से संबंधित है। पहला प्रश्न है सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकणिका की बात करें दोस्तों तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? दोस्तों बट वृक्ष की बात करें तो पादपों के आवृतबीजी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट अर्थात वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? वन की ज्वाला की बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ होता है ऐसे पेड़ से जो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे ही वन की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन की बात करें तो उसे कवक से बनाया जाता है। और लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? लाइकेन जो है दोस्तों उसे दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है और ये दोनों जो जीव हैं वो होता है दोस्तों शैवाल और कवक। इसके बाद में अगला प्रश्न है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकारी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? वो दोस्तों शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग की बात करें दोस्तों तो ये पुष्प की जो कली होती है उसी से लौंग की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय परावर्ती से पक्षा शर्करा अर्थात ग्लूकोज या मधुजन अर्थात ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? वह है दोस्तों ग्लूकोन वजनन। इसके बाद में अगला प्रश्न है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? वह है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वह है कटक ओडिशा में। अगला प्रश्न जो कि आरआरबी चंडीगढ़ 1993 से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों वह वैज्ञानिक है मेल्वियन कैल्विन को ही प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? वह दोस्तों लैक्टिक अम्ल। कहने का मतलब है कि जब शरीर में लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में जमा हो जाता है तब मांसपेशियों में थकावट पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? वह है दोस्तों लसीकाणु अर्थात लिम्फोसाइट। इसके बाद में अगला प्रश्न है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं अर्थात आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, उसका जो समय अवधि है या उसका जो जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? वह ले जाता है दोस्तों फुफ्फुस धमनी से। कहने का मतलब है कि रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ा तक पहुंचाने का काम सीरा के द्वारा फुफ्फुस धमनी के द्वारा होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों वो है आरआरबी भुवनेश्वर 1993 से संबंधित। और पहला प्रश्न है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कृत्रिम गुर्दा है दोस्तों जो मानव निर्मित गुर्दा है और मानव निर्मित गुर्दा जो लगाया जाता है वह अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है अर्थात डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण अर्थात पिगमेंट पर आधारित होता है किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है दोस्तों परितारिका अर्थात आइरिस में।
इसके बाद में अगला प्रश्न है कि जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज करके गुलाबी हो जाता है। दोस्तों ऐसे देखने को मिलता है कि आँख में जब धूल चली जाती है तो उसको थोड़ा सा मल देने के बाद में आँखें जो है वो गुलाबी कलर की हो जाती है। तो वो कौन ऐसा हिस्सा है जो गुलाबी कलर का हो जाता है, वो होता है दोस्तों नेत्र श्लेष्मा, जिसको कि कंजक्टिवा भी कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। वो होता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन से। ये ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों ये मादा से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है और इसी के मदद से बच्चों को जब दूध पिलाया जाता है तो स्तन से दूध का स्रवण होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। निषेचन की बात करें दोस्तों तो ये डिंब वाहिनी नली अर्थात फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है। दोस्तों उसे द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अगला प्रश्न है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। वह है दोस्तों रेफ्लेसिया का। रेफ्लेसिया एक पादप है जिसका पुष्प जो है वो सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि आरआरबी सिकंदराबाद वर्ष 1993 से संबंधित है। इसका पहला प्रश्न है अगस्त्य फल मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं। अगस्त्य फल की बात करें दोस्तों तो वो होता है नारियल, कटहल और सेव। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। दोस्तों वृक्ष की आयु जो है वो वलयों को गिनकर ही पता लगाया जाता है और वलयों को गिन के ही ये पता लगाया जाता है कि ये वृक्ष है वो कितना दिन पुराना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है जल संवर्धन अर्थात हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स की बात करें दोस्तों तो ये बिना मिट्टी के पादप उगाना है। कहने का मतलब है कि बिना मिट्टी में ही जब पौधे को उगाया जाता है उसी प्रक्रिया को जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। वह है दोस्तों ग्रेगर मेंडल। और ग्रेगर मेंडल को ही आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है क्योंकि आनुवांशिकी पर खोज ग्रेगर मेंडल के द्वारा ही की गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। दोस्तों किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण उसके पिता के गुणसूत्र से किया जाता है और पुरुषों में दोस्तों जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वे पाए जाते हैं एक्स और वाई, जबकि मादा में गुणसूत्र केवल एक्स और एक्स पाया जाता है। तो इस तरीके से शिशु या किसी बच्चे का लिंग का निर्धारण उसके पिता के गुणसूत्र से किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 46 होती है। अगला प्रश्न है जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है। उसमें दोस्तों विटामिन बी1 की कमी की संभावना बनी रहती है। कहने का मतलब है कि अगर अधिक मात्रा में मक्का लिया जाए या अधिक मात्रा में मक्का का सेवन किया जाए तो विटामिन बी1 की कमी हो जाएगी। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है कि किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। दोस्तों अगर कोई सदिश राशि है तो उसका परिमाण जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। कपास रेशा की बात करें तो कपास की रेशा जो है वो बीजों से प्राप्त होता है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है हम लोग का वो है आरआरबी गुवाहाटी वर्ष 1993 से संबंधित। पहला प्रश्न है कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय के बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जीवाणुओं के द्वारा यूरिया जो है वो अमोनिया में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि मूत्र जो निकलता है वो सबसे पहले शुरू अवस्था में यूरिया के फॉर्म में होता है और जब थोड़ा देर समय बीत जाता है तो उसके बाद में यही यूरिया जो है वो अमोनिया में बदल जाता है और अमोनिया में बदल जाने की वजह से ही मूत्र में तेज गंध आने लगती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है किस मछली में सल्क नहीं होता है। दोस्तों वह मछली है कैटफिश और कैटफिश में सल्क नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है। दोस्तों जल में नहीं डूबने का वजह होता है वातावशय के कारण, अर्थात वातावशय के कारण ही दोस्तों वो मछलियाँ जो है वो जल में नहीं डूबती है, अर्थात स्विमिंग ब्लैडर के कारण नहीं डूबती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया। वे थे दोस्तों WM स्टैनली। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो किए थे दोस्तों मटर के पौधे पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है लिटमस जो है वो किससे मिलता है। लिटमस की बात करें दोस्तों तो वो लाइकेन से मिलता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आरआरबी रांची
1993 से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अगर मलेरिया के उपचार करनी हो तो इस दवा का जो स्रोत होता है वो होता है सिनकोना का वृक्ष। अर्थात कहने का मतलब है कि सिनकोना के वृक्ष से ही मलेरिया जो बीमारी है उसके उपचार के लिए दवा बनाई जाती है या उसका एक स्रोत है। अगला प्रश्न है अफीम जो कि एक पादप उत्पाद है और यह किससे प्राप्त होता है। अफीम की बात करें दोस्तों तो ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक अर्थात कमर्शियल वाणिज्यिक या कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है। वो होता है दोस्तों बतूल अर्थात ओक की छाल से। अगला प्रश्न है पश्मीना ऊन जो है वो पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है। दोस्तों बकरी का एक नस्ल होता है चेंगथंगी और चेंगथंगी बकरी के नस्ल से ही पश्मीना ऊन की प्राप्ति की जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है। दोस्तों मवेशियों में जब बैंग रोग हो जाता है तो बैंग रोग की वजह से ही मवेशियों में भी बांझ रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं। दोस्तों जो लोग अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं वो सिरोसिस नामक बीमारी से मर जाते हैं अर्थात सूत्रण रोग से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि राइबोसोम किसका कार्य करती है। दोस्तों राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने वाला कौन है वह है दोस्तों राइबोसोम। अगला प्रश्न है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। दोस्तों मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उन्हें मरुद्भिद कहते हैं अर्थात जीरोफाइट कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है जो कि आरआरबी कोलकाता वर्ष 1994 से संबंधित है। प्रश्न है कि भोपाल में वर्ष 1984 ईस्वी में जो गैस लीक हुई थी वो गैस कौन सी थी। दोस्तों भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी वर्ष 1984 ईस्वी में और उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है। दोस्तों भैंस की नस्लों की बात करें तो उसमें है मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, उसके बाद में जफराबादी और मेहसाना। ये सारी की सारी नस्लें जो हैं वो भैंस की नस्लें हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया है अर्थात मखदूम जो है वो कहाँ है मथुरा के पास में है जो कि उत्तर प्रदेश में है और यहीं पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान की बात करें तो वे है बीकानेर राजस्थान में, जबकि दालचीनी ये वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों मसालों की रानी के नाम से इलायची को जाना जाता है और इलायची को ही मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, जबकि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि पेडोलॉजी में हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है सिस्टेमा न्यूट्री किसकी पुस्तक है। सिस्टेमा न्यूट्री जो है दोस्तों वह है कार्ल लिनियस की पुस्तक। इसके बाद में अगला प्रश्न है जो कि आरआरबी त्रिवेंद्रम वर्ष 1994 से संबंधित है। प्रश्न है कि दूध से दही बनने की या दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है। वह है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। कहने का मतलब है कि जब दूध में लैक्टोबैसिलस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो वो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है विषाणु में क्या होता है। विषाणु में दोस्तों न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, जबकि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग ये किसके कारण होती है। इसके बारे में बात करें तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है वो विषाणु के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन प्राप्त करने वाले जो शैवाल हैं उनका नाम है दोस्तों लेमिनेरिया, अर्थात लेमिनेरिया नामक शैवाल से ही आयोडीन की प्राप्ति होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है आरआरबी महेंद्रू घाट वर्ष 1994 से संबंधित। पहला प्रश्न है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है दोस्तों 6.023 × 10⁻23। अगला प्रश्न है दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों जब दाब बढ़ाया जाता है तो एक तरल के क्वथनांक जो है वो भी बढ़ता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में या मानव ब्लड में ह्यूमन ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो लाल रक्त कण करता है अर्थात आरबीसी करता है। आरबीसी के द्वारा ही मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है।
इसके बाद में यदि वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन की। ये चारों के चार जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अर्थात ये चारों विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो हैं दोस्तों ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल कितनी है। ध्वनि की चाल की बात करें दोस्तों तो वे है 760 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम एक प्रकार का अयस्क है। दोस्तों एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइड का एक प्रमुख अयस्क है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आरआरबी बेंगलोर से संबंधित वर्ष 1994 में। इसका पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों प्राकृतिक मोम और लाख की बात करें तो वो कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, जबकि कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है। वो निकलता है दोस्तों ओवटू ग्रंथि से। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। दोस्तों बिजली का जो बल्ब है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी अजमेर वर्ष 1994 से। प्रश्न है कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है। दोस्तों पृथ्वी पर जितनी मात्रा में जल है उसमें मीठे पानी के भंडार की बात करें तो मात्र 2.5% मीठे पानी का भंडार मिलता है। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखें तो प्रश्न है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। दोस्तों दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से ही मापी जाती है। अगला प्रश्न है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि का जो शोरगुल है वो डेसिबल में मापा जाता है, जबकि बायोगैस में मुख्यतः होता है दोस्तों बायोगैस में मीथेन अर्थात CH4 होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है माइक्रोफोन का आविष्कारक है। दोस्तों माइक्रोफोन के जो आविष्कार करने वाले हैं वे हैं ग्राहम बेल, अर्थात ग्राहम बेल के द्वारा ही माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग होता है। दोस्तों मधुमेह रोग जो है वो इन्सुलिन के अभाव से होता है। कहने का मतलब है कि जब इन्सुलिन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह रोग हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग कब होता है। स्कर्वी रोग जो होता है दोस्तों वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। शरीर में जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके बाद में सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। कहने का मतलब है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी है या जो प्रकाश है वो पूर्ण रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों पृथ्वी पे नहीं पड़ पाती है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि पेसमेकर किस चीज़ से संबंधित होता है। पेसमेकर की बात करें तो ये हृदय से अर्थात हार्ट से संबंधित होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है बिरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। दोस्तों बिरंजक चूर्ण के सूत्र की बात करें तो यह है CaOCl, अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं CaOCl2। अगला प्रश्न है जो कि आरआरबी चंडीगढ़ वर्ष 1995 से संबंधित है। प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखते क्योंकि ये दोनों के दोनों कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। कहने का मतलब है कि हीरा और ग्रेफाइट जो है दोनों एक जैसा दिखाई नहीं देते हैं, ये दोनों का संरचना अलग अलग दिखाई देती है। और इसका मेन वजह है कि इसमें जो कार्बन परमाणु होती है उसकी संरचना अलग अलग होती है, और कार्बन परमाणुओं की अलग संरचना होने के कारण ही हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक दोस्तों रबर को कहा जाता है। जबकि अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर फल कच्चे रहते हैं, पके नहीं होते हैं, तो उस कच्चे फल को पकाने के लिए हम लोग एसीटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, और जब एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है तो वो कच्चा फल जो है वो पके फल में बदल जाता है, अर्थात वो फल पक जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। दोस्तों अगर विद्युत चुंबक बनाना होता है तो उसमें सबसे अधिक उपयोग किया जाता है दोस्तों मृदु लोहा का। इसके बाद में अगला प्रश्न है आरआरबी मुंबई का या आरआरबी मुंबई से संबंधित प्रश्न पत्र है जो कि वर्ष 1995 में इसका एग्जाम करवाया गया था। पहला प्रश्न है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को
ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, जो मस्तिष्क अर्थात ब्रेन और मेरुरज्जि अर्थात स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाता है, और जब सूजन आ जाता है तो उसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है, अर्थात तब मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि पौधों और जीवों के स्थान वितरण का अध्ययन का नाम क्या है? दोस्तों, पौधों और जीवों के स्थान वितरण का नाम है बायोजियोग्राफी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल क्या है? दोस्तों, क्षेत्रफल जो है वो एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल जो है वो एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? दोस्तों, सौरमंडल में जितने भी सारे ग्रह होते हैं उन सभी में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, और सौरमंडल का मुखिया सूरज को कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जो कि आरआरबी भोपाल वर्ष 1995 से संबंधित है। प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? दोस्तों, प्रोटीन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन एवं मशरूम से। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है। दोस्तों, ध्वनि की तरंगे जो है वो निर्वात से होकर अर्थात वैक्यूम ट्यूब से होकर के यात्रा नहीं कर सकती है, अर्थात निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? दोस्तों, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें अंतरिक्ष काले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों, रक्तदाब अर्थात बीपी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फेग्नोमैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियम किसकी इकाई है? रेडियम की बात करें दोस्तों तो एक कोण का इकाई है, और खून की कमी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जब खून की कमी होती है तो उसे ही एनीमिया कहा जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल जो है दोस्तों वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है, अर्थात D2O का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों आरआरबी अहमदाबाद वर्ष 1995 से संबंधित प्रश्न है कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वह कौन सा विटामिन है? वह दोस्तों विटामिन ए, अर्थात विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए उपयुक्त विटामिन माना जाता है। इसके बाद में कोबाल्ट दोस्तों कहाँ पाया जाता है, किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है दोस्तों वो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 में पाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। अगला प्रश्न है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। दोस्तों डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है तब एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों आरआरबी गुवाहाटी वर्ष 1996 से संबंधित। पहला प्रश्न है कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? दोस्तों नींबू में सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वह है नाइट्रोजन गैस, और ये पूरे गैस की मात्रा का 78% अकेले है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि गैसोहोल बनता है। गैसोहोल की बात करें दोस्तों तो ये पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन की बात करें दोस्तों तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? कार्बन के दो अपरूप हैं दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम फीमर है, और ये हड्डी कहाँ होती है दोस्तों? इसकी यदि लोकेशन की बात करें तो ये जांघ में होती है। इसके बाद में मानव शरीर में यदि कुल हड्डियों की संख्या की बात करें तो मानव शरीर में कुल मिलाकर हड्डियों की संख्या 206 है। और वहीं यदि बच्चों में बात करें तो बच्चों में हड्डियों की कुल संख्या होती है दोस्तों 300। और ये हड्डियाँ जो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो इसमें से बहुत सारी हड्डियाँ जो है वो आपस में एक दूसरे से जुटने लगती है, और तब जा कर के वयस्कों में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष की बात करें तो यह दूरी का मात्रक है। जबकि पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले की बात करें तो पॉजिट्रॉन का खोज करने वाले थे एंडरसन। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है। दोस्तों पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? दोस्तों जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणें अर्थात यूवी रेज किरणें जो आती है उसकी रक्षा करता है दोस्तों ओजोन परत। अर्थात
ओजोन परत ही एक ऐसा परत है जो कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है जो कि आरआरबी त्रिवेंद्रम से संबंधित है और ये परीक्षा आयोजित हुई थी 22/9/1996 ईस्वी को। पहला प्रश्न है कि डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। दोस्तों डायनेमो का जो आर्मेचर है वो इस्पात से मिलकर के बना होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन का है, उसका वजन चांद पर कितना हो जाएगा। दोस्तों अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 600 न्यूटन का होता है तो चांद पर उसका वजन 100 न्यूटन का हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। दोस्तों सोना का आपेक्षिक घनत्व है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है ठोस कोण की इकाई क्या है। दोस्तों ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन होता है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ा करके ताना जाता है तो क्या होता है। तब दोस्तों यह प्लास्टिक हो जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी गुवाहाटी से संबंधित है और यह परीक्षा 8/12/1996 ईस्वी को आयोजित हुई थी। प्रश्न है कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। दोस्तों एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रख करके पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। वो दोस्तों कहाँ रखा जाता है तो ऊर्ध्वाधर पर। कहने का मतलब है कि स्प्रिंग नियंत्रक उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर पर रखकर ही पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पश्च है। वह दोस्तों ठीक 90 डिग्री के द्वारा। अर्थात शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री के द्वारा पश्च है। अगला प्रश्न है कि पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। दोस्तों उसे सफ़ेद फिल्टर से होकर ही चलाया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि आरआरबी भोपाल से संबंधित है और ये प्रश्न 2/2/1997 ईस्वी को पूछी गई थी। वो प्रश्न है दोस्तों कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। वह दोस्तों पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से संदेश को पाता है और फिर वो अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित कर देता है। इस वजह से दोस्तों इसे पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होती हैं। दोस्तों द्रवीभूत जो पेट्रोलियम गैस होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय स्तर जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है उसे क्या कहा जाता है। उसे दोस्तों आयन मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी महेंद्रू घाट से संबंधित जो कि 13/4/1997 को पूछा गया था। प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर या करते समय प्रकाश की किरणें का मुड़ जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके बाद में देखेंगे अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न है कि एक सदृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है। वह है दोस्तों बैगनी रंग। अगला प्रश्न है सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है। अर्थात वह कौन ऐसा वर्ग ग्रुप है, वह कौन ऐसा रक्त का समूह है जो सब किसी को अपना रक्त दे सकता है। वह है दोस्तों ग्रुप ओ। और ग्रुप ओ ऐसा रक्त समूह है जो प्रत्येक ग्रुप के व्यक्तियों को अपना रक्त दे सकता है, इसलिए ही इसे रक्तदाता या सर्व रक्तदाता कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि स्फेग्नोमैग्नोमीटर किस चीज़ को मापता है। स्फेग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा दोस्तों रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर बीपी को मापा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आरआरबी इलाहाबाद जो कि 16/11/1997 ईस्वी को कंडक्ट करवाई गई थी उससे संबंधित प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। दोस्तों पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर है। जबकि डायनामाइट का आविष्कार करने वाली स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है। तो वह दोस्तों अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अर्थात कहने का मतलब है कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ही डायनामाइट के आविष्कारक हैं और इन्हीं की स्मृति में दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है। वह दोस्तों टीबी, ट्यूबरक्लोसिस या दोस्तों यक्षमा रोग के प्रतिषेध के लिए ही या प्रतिरोध के लिए ही BCG का टीका दिया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणना की संकल्पना किसने की? दोस्तों इसे जॉन नेपियर ने की थी। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने से की? दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले थे हेनरी बेक्यूरेल ने। इसके बाद में अगले प्रश्न देखेंगे जो कि आरआरबी सिकंदराबाद से संबंधित है और यह परीक्षा 7/12/1997 ईस्वी को कंडक्ट करवाई गई थी। प्रश्न है कि कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? वह है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है दोस्तों वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है। इसके बाद में बात करें, अगला प्रश्न है, दिन के समय पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जबकि रात की बात करें तो रात में पौधे जो हैं दोस्तों वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि सोल्डर अर्थात टांका किसका मिश्र धातु है? सोल्डर जो है दोस्तों वो टीन और सीसा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? दोस्तों प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण ही प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? दोस्तों वह गैस है रेडॉन, और रेडॉन एक ऐसा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों वो आरआरबी महेंद्रू घाट से संबंधित है जो कि 2/2/1998 में कंडक्ट करवाई गई एग्जाम की प्रश्न है। प्रश्न है कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूरज की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है और इसलिए ही पृथ्वी की जो ओजोन परत है वो सारे प्राणियों के लिए उपयोगी साबित होती है। अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य में या वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है दोस्तों अस्थि मज्जा के द्वारा। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि उसका जो मार्गदर्शन है उसके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ही किया जाता है और इसलिए ही चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है। दोस्तों चमगादड़ जो है उससे एक पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है और वही पराश्रव्य तरंग जो है उसका मार्गदर्शन करता है और उसी मार्गदर्शन की वजह से चमगादड़ जो है वो अंधेरे में भी उड़ने में सक्षम होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? दोस्तों गर्भाशय में अरेखित पेशी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सेस्टेरिन किसकी औषधि है? सेस्टेरिन की बात करें दोस्तों तो ये बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है। इसके बाद में अगला प्रश्न है जो कि आरआरबी चंडीगढ़ से संबंधित है और ये परीक्षा 21/3/1999 को आयोजित करवाई गई थी। प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित अर्थात फोकस से करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों उत्तरी लेंस का। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा ही बदला जाता है। अगला प्रश्न है जो कि आरआरबी मुंबई से संबंधित है और यह 1999 ईस्वी को कंडक्ट करवाई गई एग्जाम की प्रश्न है। प्रश्न है कि खाद्य संसाधन तथा संचयन के द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? वह है दोस्तों विटामिन। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों भी आरआरबी मुंबई से संबंधित है जो कि 11/7/1999 को एग्जाम में पूछी गई प्रश्न है। प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती है। दोस्तों भूकंपीय तरंग जो है वो सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। जबकि अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? दोस्तों अगर प्रदूषित जल को आप पीते हैं तो उसके बाद में टाइफाइड होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है या टाइफाइड का विकास हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ये होता है दोस्तों ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल में। इसके बाद में अगला प्रश्न है जो कि आरआरबी भोपाल से संबंधित है और ये 29/8/1999 को आयोजित करवाई गई प्रश्न से संबंधित है या एग्जाम से संबंधित है। प्रश्न है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? दोस्तों अगर रोशनी पीला हो या पीली रंग की हो तो उसमें जो नीली वस्तु रखी जाएगी वो भूरी अर्थात ब्राउन कलर की दिखाई देगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूरज का प्रकाश को कितना समय लगता है? दोस्तों सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसे 8 मिनट और 20 सेकेंड लगभग का समय लगता है। अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। दोस्तों अगर गाड़ी चल रही हो और उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो तो उस बैठे हुए व्यक्ति की ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में होगी और स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों अवस्थाएं में होगी। कहने का मतलब है कि जब गाड़ी चलती हुई अवस्था में होगी तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में होगी और जब गाड़ी रुकी हुई होगी तो उसमें उस व्यक्ति का जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा में होगी। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि
अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार बन जाते हैं? दोस्तों, जो व्यक्ति अधिक मात्रा में अल्कोहल का प्रयोग करता है या अल्कोहल का उपयोग करता है उसे एक सिरोसिस नाम की बीमारी होती है और सिरोसिस नाम के बीमारी के कारण ही अंततः उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि आरआरबी अजमेर से संबंधित है, जो कि 24/10/1999 को आयोजित करवाई गई एग्जाम से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, जब टाइफाइड रोग होता है तो शरीर का आंत प्रभावित होता है। इसके बाद में द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि आरआरबी भोपाल से संबंधित है और ये 21/11/1999 से संबंधित है। प्रश्न है कि बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? दोस्तों, बिना सल्क वाली जो मछली है उसका नाम है कैटफिश, अर्थात कैटफिश को ही बिना सल्क वाली मछली कहा जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। दोस्तों, ध्वनि का जो न्यूनतम वेग है वो वायु में होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? दोस्तों, जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो उसके लिए विद्युत सेल का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात विद्युत सेल के द्वारा ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों थीन। कहने का मतलब है कि कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है जबकि चाय में थीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों, हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है जो कि आरआरबी चेन्नई से संबंधित है और यह एग्जाम 12/12/1999 ईस्वी को आयोजित करवाई गई थी। प्रश्न है कि एक सोर्स प्रोग्राम है। एक सोर्स प्रोग्राम की बात करें दोस्तों तो यह एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। अगला प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कितना होता है? दोस्तों, जब शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण समान होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है खींची हुई धनुष से संचित ऊर्जा होती है। दोस्तों, खींची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय रूप से कार्य न करे या कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, और यह कहलाता है दोस्तों न्यूटन के गति का प्रथम नियम। कहने का मतलब है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह बताता है कि कोई भी वस्तु स्थिर या गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब एक चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा को या उसकी गति को दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई कूलॉम्ब है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है। दोस्तों, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन है। अगला प्रश्न है एक्सरे के शोधक थे। एक्सरे के शोधक रोएंटजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। दोस्तों, नाड़ी गति के द्वारा डॉक्टर जो है वो हृदय की धड़कन को मापते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 1 मिनट में कुल मिलाकर बात करें तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? वह है दोस्तों गति। अगला प्रश्न है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है। एक्स किरणें जो है वो अस्थि को पार नहीं कर पाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? दोस्तों, लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। इसके बाद में बात करें तो डीओएस का अर्थ क्या होता है? डीओएस का मतलब होता है दोस्तों डिस्क संचालन प्रणाली अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों, पौधे जो हैं वो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में श्वसन क्रिया के द्वारा ही परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है 1 प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 1 प्रकाश वर्ष की बात करें तो ये 9.46 × 10⁻15 मीटर, या इसके दूसरे फॉर्म में बात करें
तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े अर्थात 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैनोमीटर का उपयोग जो है वो दाब को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है। वह दोस्तों फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कितना होता है। वो होता है दोस्तों एक समान। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी चंडीगढ़ से संबंधित और प्रश्न है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। खाद्य ऊर्जा जो है दोस्तों उसे कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी गोरखपुर 26/3/2000 से संबंधित प्रश्न है कि ओजोन परत रक्षा करती है। दोस्तों ओजोन परत जो है वो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न आरआरबी सिकंदराबाद 7/5/2000 से संबंधित प्रश्न है एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। दोस्तों एक वस्तु का जड़त्व जो है वो उसके द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। अगला प्रश्न है आरआरबी भोपाल 28/5/2000 से संबंधित प्रश्न है कि डेक्टिलोलॉजी अर्थात संकेत भाषा के द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है। वो किया जाता है बधिरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन फैराडे किसकी इकाई है। फैराडे जो है वो धारिता की इकाई है। अगला प्रश्न आरआरबी इलाहाबाद 20/8/2000 से संबंधित प्रश्न है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। दोस्तों जब बैक्टीरिया के संक्रमण होता है तो टिटेनस होता है। अगला प्रश्न एक रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही माना जाता है। रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ए बी को ही सर्वग्राही अर्थात सभी ग्रुपों से खून लेने वाला ग्रुप कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वो व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति से अपना रक्त को ले सकते हैं। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखिए तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी बार है। अर्थात मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है तो वो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग या घेंघा नामक रोग हो जाता है। जब आयोडीन की कमी होती है तो आयोडीन के कारण ही या आयोडीन की कमी के कारण ही मनुष्यों में या व्यक्ति में घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है मानव आँख का कैंट्रैक्ट सर्जर अर्थात मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन से क्या निकाला जाता है। दोस्तों उसमें निकाला जाता है लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियों को। कहने का मतलब है कि लेंस के ऊपर जब अतिरिक्त पेशियाँ संकोचित हो जाती है तो मोतियाबिंद हो जाता है और उसके ऑपरेशन करके उसी को हटा दिया जाता है। अर्थात लेंस के ऊपर जो अतिरिक्त पेशियाँ होती है उसे हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल वाला स्थान होता है। वह होता है यकृत अर्थात यकृत में ही सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है या ऐसे यदि इसको फ़ारेनहाइट पे बात करें तो 98.2 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आरआरबी चेन्नई 10/9/2000 ईस्वी से संबंधित है। प्रश्न है कि बूझा पत्थर डैश तरह की चट्टान है। बूझा पत्थर जो होता है वो अवसादी तरह की एक चट्टान होता है। अगला प्रश्न है एक एसी जनित्र अर्थात जनरेटर में मुख्यतः होता है। उसमें होता है दोस्तों एक आर्मेचर जिसे कुंडली कहा जाता है। इसके अलावा क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूसेस ये सारे के सारे किस में होते हैं दोस्तों एक जनरेटर में होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। दोस्तों हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की स्लेट जिसके मध्य में एक छिद्र है उसमें कसकर लगाना चाहता है और उसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो जाएगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र कितना होता है। ब्लीचिंग पाउडर के यदि आणविक सूत्र की बात करें तो वो होता है CaOCl अर्थात CaOCl2 भी कह सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। वह रंग है दोस्तों पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन माचिसों में किस रसायन का प्रयोग होता है। माचिस में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से आग पकड़ लेती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म को बनाने में इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चांदी का रासायनिक प्रतीक है। दोस्तों चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है। इसके अलावा अगला प्रश्न है आरआरबी गुवाहाटी से संबंधित, जो कि 1/10 वर्ष 2000 ईस्वी को आयोजित करवाई गई एग्जाम में पूछी गई थी। प्रश्न है कि जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। कहने का मतलब है कि आवाज़ जितनी ऊंची होगी उसकी आवृत्ति भी उतनी ही ऊंची होगी। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि सबसे कम तरंग वाली किरणें कौन है? दोस्तों सबसे कम तरंग लंबाई वाली यदि किरण की बात करें तो वे गामा किरणें हैं। इसकी लंबाई है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि किसकी इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कैंसर के इलाज में ही केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि हैलोजन जो कि कांच पर प्रहार करती है वो ब्रोमीन है। अगला प्रश्न है मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? दोस्तों मानव में जब दूरदृष्टि दोष होता है तो उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक रूप चुंबक क्षेत्र या एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों उसमें कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है और किसका समवेग ज़्यादा होगा? दोस्तों उसमें रेल इंजन का समवेग जो है वो सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। दोस्तों साधारण मशीन की क्षमता जो है वो सामान्यतः किलोवाट में दर्शाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हर्ट्ज मात्रक है। दोस्तों हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है वो समान हो जाता है? वह तापमान है -40 डिग्री पर, अर्थात -40 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान जो है वो समान हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है DNA के मूल मात्रक है। दोस्तों DNA के मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है आरआरबी भुवनेश्वर 19/11/2000 से संबंधित। प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है? दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ होता है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में संरक्षित किया जाता है या एक रूप से दूसरे रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये दोनों पटरियों को जोड़ने के लिए ही किया जाता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों डॉक्टर CV रमन को भौतिकी शास्त्र में वर्ष 1930 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? समुद्री मील की बात करें तो ये नौवहन का एक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम देने वाले थे न्यूटन। दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर जब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में तो वहाँ से हम लोग बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।